हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई जो लोग भी सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2024 में जुलाई में, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ईवीएस के पीवाईक्यूज़ लेके आई हूँ। ये पीवाईक्यूज़ आप लोग जानते हैं कितने इंपॉर्टेंट होते हैं सीटेट के एग्ज़ाम के लिए। ज़्यादातर आप लोग जानते हैं, अगर आप लोगों ने पीवाईक्यूज़ कर लिए तो आप लोगों को पता चल जाता है कि किस तरीके से एग्जामिनर हमारा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप करता है, पूछता है और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और आप लोग जानते हैं कि पीवाईक्यूज़ ही हमारे ज़्यादातर सब क्वेश्चन में रिपीट होते रहते हैं एग्ज़ाम में। और जिन लोग देखिए, इससे पहले मैंने 3 क्लासेस इसकी करा चुकी हैं और सीडीपी की भी कंटिन्यू क्लासेस हो रही हैं। और आप लोगों की जो भी रह गई हैं कि आप लोगों का मैथ्स रह गया है और आपका सीडीपी मैथ्स रह गया है और आपकी इंग्लिश हिंदी, ये भी मैं जल्दी ही इसकी क्लासेस लेकर आऊँगी। जो लोग भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। और जो है इस अगर चाहते हैं इन सभी का पीडीएफ चाहते हैं तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और जो मेरा नाम है टेलीग्राम चैनल का, जो मेरा सेम नेम है बिल्कुल, टेड टॉक्स 2.0, ठीक है। तो यही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी देखिए एग्ज़ाम आपके अभी तक हुए हैं 2011 से लेकर 24 तक, इन सभी के मैं पीवाईक्यूज़ आपके लिए लेकर आऊँ और साथ में आपकी जो पेडागोजी है वो भी कराऊंगी बहुत जल्द। देखिए 15 क्वेश्चन इससे पहले मैंने करा दिए हैं क्लास 3rd में, और 15 मैं इसमें कराऊंगा। और ये जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था वो हमारा हुआ था 29 जनवरी 2012 को हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 है, कहने के निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह यानी चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है। चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो कौन करता है? हमारा चांद पे क्या है? पानी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं और क्या है? ऊंचे पहाड़ हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 है। यहाँ पे कह रही कि आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती हैं। यहाँ पे एक आरती क्या है? एक लड़की है जो एक पोस्टर, यहाँ पे एक पोस्टर लगा है जिस पर क्या है? बीमारियों की रोकथाम के लिए क्या है? सावधानियां लिखी हैं। वो उसको क्या करती है? यहाँ पे जो आरती लड़की है वो उसको क्या सावधानियों को क्या करती है? पढ़ती है। तो यहाँ पे 4 सावधानियां दे रखी हैं। क्या क्या दे रखी हैं देखिए, अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें। दूसरा दे रखा है बी, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को क्या रखें? साफ रखें। यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पर क्या करें? तेल का छिड़काव करें। स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें, और स्वयं का बचाव के लिए क्या करें? जाली का प्रयोग करें। तो पोस्टर का उद्देश्य है, जो पोस्टर लगा हुआ है, जो सावधानियां उस पर लिखी हैं, तो वो क्यों, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है? डैश के फैलने के बारे में जागरूकता पैदा कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी बीमारी है उसको उसको फैलने से रोकने के लिए जागरूकता का क्या कर रहे हैं? पैदा कर रहे हैं, जागरूकता पैदा कर रहे हैं। तो कौन सी बीमारी है? तो यहाँ पे क्या है? डेंगू और जापानी मस्तिष्क। क्या है? डेंगू और जापानी मस्तिष्क को रोकने के लिए बता रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 है। कहने के निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित है? कौन सा शब्द समूह? यहाँ पे शब्द समूह जो भी शब्दों का समूह है जो आपस में क्या है? निकटतम रूप से क्या है? बिल्कुल निकटतम रूप से क्या है? संबंधित है। तो किससे संबंधित है? देखिए, लोह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला। तो क्या होता है यहाँ पे? जो है हीमोग्लोबिन की कमी से जो होता है, हीमोग्लोबिन की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है? हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। और आंवला में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। तो आयरन अगर सबसे ज्यादा पाया जाता है तो हमारा क्या में पाया जाता है? आयरन, जो आयरन पाया जाता है वो आंवला में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अभिभावक शिक्षक अंतःक्रिया को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अभिभावक और शिक्षक, जो हमारी पीटीएम होती है स्कूल में, क्या होती है? पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो होती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अभिभावक शिक्षक अंतःक्रिया करते हैं। तो वहाँ पर जब पीटीएम में पेरेंट्स भी जाते हैं और बच्चे भी जाते हैं, और वहाँ पे क्या होते हैं? टीचर्स भी होते हैं। तो वो क्या करते हैं? अंतःक्रिया करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी कि जो पीटीएम हो रही है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो क्यों की जा रही है वहाँ पे पीटीएम, क्यों की जा रही है? तो ये कह रहे हैं। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है तो पीटीएम का, इससे क्या होता है? जो पीटीएम होती है तो यहाँ वहाँ पर बच्चे भी और टीचर्स भी अपने, देखिए
बच्चा घर पर क्या कर रहा है, तो ये चीज़ें कौन बताता है, तो यहाँ पे वहाँ पर बताते हैं, पेरेंट्स बताते हैं कि बच्चा घर पे पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, होमवर्क कर रहा है। अगर टीचर्स ने होमवर्क दिया है तो भी बताएंगे कि इनको होमवर्क नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो होते हैं पेरेंट्स उनसे शेयर करते हैं, और टीचर भी पेरेंट्स को भी शेयर करता है जो बच्चा स्कूल में करता है। जो बच्चा स्कूल में करेगा तो वो बच्चा स्कूल में करता है तो टीचर जो है वो पेरेंट्स से शेयर करते हैं, और जो बच्चा घर पर करता है तो वो जो पेरेंट्स जो है वो टीचर को बताते हैं, और उनके जो भी पुनर्बलन है, तो इससे क्या होता है, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो वहाँ पर क्या मतलब उनके लिए, अगर बच्चा जो है नहीं पढ़ रहा है तो उसके लिए क्या सुधार होना चाहिए, उनकी क्या क्या कमजोरियां हैं, बच्चा कहाँ पर कमजोर है, तो इससे पता चलता है। तो लगातार कंटिन्यू करनी चाहिए ये सब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 है कि मतलब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 है, ये पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। तो ये पढ़ाते समय क्या पढ़ा रही हैं टीचर, जो है कोई भी टीचर है तो ये पढ़ाते कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को क्या है किस तरीके से ताज़ा रखा जा सकता है। तो राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों को परिगणना करती है। किसे किसे परिगणना करती है, देखिए। तो यहाँ पे उसे एक कटोरी में रखती है, उसे एक कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है, उसे धूप में खुला फैला देती है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख कर देती है। तो उपयुक्त तकनीक में बी के लिए निम्नलिखित किस पदार्थ की ओर संकेत करती है। तो देखो जो बी है वो क्या बता रहे हैं, यहाँ पे जो बी बता रहे हैं कि उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। तो वो किसे लपेट देती है, तो यहाँ पर क्या है, बी के लिए हमारा हो जाएगा हरा धनिया बी। तो बी को जब हमारे धनिया को क्या है गीले कपड़े में लपेट देते हैं जिससे क्या होता है, ताज़ा रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 है। यहाँ पे कह रहे हैं कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका ये समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है। तो यहाँ पे क्या है, कक्षा 5 के जो स्टूडेंट हैं वो क्लास 5 के स्टूडेंट हैं। तो उनको क्या है, घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका ये समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है। शिक्षिका ऐसा उन्हें समझाने के लिए बच्चों को अंडरस्टैंड करने के लिए कि अनेक उदाहरण और मतलब क्या एग्जाम्पल देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी होता है। जो घर्षण है वो क्या हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी होता है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा उदाहरण क्या है, गलत है। तो इसमें के लिए यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे जो उदाहरण दिए उसमें से एक गलत उदाहरण है, तो कौन सा उदाहरण गलत है, तो हमें ये बताना है। तो यह क्या है, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तुएं घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास आती हैं। तो ये क्या है, गलत है, क्या है, ये रॉन्ग है। तो ये मतलब कह रहे हैं कि जो है जो मतलब इसका कारण क्या है, जो ऊपर से वस्तुएं आती हैं तो वो जो होती हैं उधर रूप से नहीं आती हैं, बल्कि वस्तु जो है घर्षण के कारण नहीं बल्कि गुरुत्वाकर्षण के वजह से नीचे आती हैं वस्तुएं। तो यहाँ पे कह रहे हैं घर्षण के कारण, तो ये नहीं है, बल्कि ये मैं आपको बता रही हूँ। तो इसका आंसर जो भी उन्होंने पूछा है ये रॉन्ग है। पर जो वस्तुएं नीचे आती हैं हमारे पास वापस आती हैं तो वो किसके कारण आती हैं, गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे आती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि सभी बड़े शहरों सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। सभी बड़े शहर जो हैं क्या है, सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए हम चाहते हैं पर्यावरण संरक्षित रहे, उसके लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डैश के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए जो शहर के लोग हैं वो किस तरीके से जो है क्या माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं, तो किस तरीके से अपने जो है सहयोग दे सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करना चाहिए। आने जाने के लिए किसका प्रयोग करें, जो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो सार्वजनिक यातायात का प्रयोग करना चाहिए, जिससे वहाँ पर ज़्यादा भीड़ भी नहीं होगी और वहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का भी नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 है। यहाँ पे 83 क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करता। जो भी असाइनमेंट वगैरह होते हैं तो कक्षा 5 का विद्यार्थी जो होता है
तो समीर जो है अक्सर क्या करता है, समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा यानी कि जो ईवीएस की टीचर है उसके पास दत्त कार्य को जमा नहीं करता। इसे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। तो इससे निपटने के लिए सर्वोत्तम सबसे अच्छा सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है? तो उससे क्या होना चाहिए? तो अनियमितता के कारण का पता करना कि मतलब वो जो ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है। मतलब हमें बच्चों की प्रॉब्लम को समझना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसके घर बीमार है, कोई बीमार हो या वो बीमार हो जब भी वो नहीं कर पा रही है, या मतलब क्यों ऐसा नहीं कर पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसके अनियमितता का कारण का पता लगाना और समीर को क्या करेंगे, उनको परामर्श देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 84 है कि वायु हर जगह है। क्वेश्चन नंबर 84 है, यहाँ पे कहना है कि वायु हर जगह है। प्रकरण को पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थी से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। तो वायु क्या है, जो हवा है वो हमारी क्या है, हर जगह है। इस टॉपिक को पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्या क्या पूछता है? जैसे कि क्या मृदा में वायु है, तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पानी के अंदर वायु है? क्या हमारे शरीर में वायु है? क्या हमारी हड्डियों में वायु है? तो क्या हमारी हड्डियों में वायु है? तो ये क्वेश्चन पूछता है। तो क्यों पूछता है? तो शिक्षक जो टीचर और स्टूडेंट है उनमें निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में यानी टीचर जो है वो स्टूडेंट में कौन से कौशल को, कौन से स्किल को विकसित करना चाहता है? तो किसे करना चाहता है? अवलोकन कौशल को विकसित करना चाहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 85 है क्वेश्चन, कहने के एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूहरचना सबसे प्रभावी होगी? तो कौन सी व्यूहरचना सबसे प्रभावी? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा था कि कहने के एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। ऐसे विद्यार्थी हैं जो 4 विद्यार्थी, यहाँ पे क्लासरूम है, जैसे कि एक ये क्लासरूम है जिसमें जो है 4 ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जो क्या हैं, वो नॉर्मल बच्चों से कम हैं। मतलब उनकी जो बुद्धि लब्धि है तो उनकी नॉर्मल से कम है। जो वो कितने विद्यार्थी, 4 हैं। तो उनको हम चाहते हैं कि सामान्य बच्चों, जो नॉर्मल बच्चे हैं, उन्हीं के साथ समान बच्चों के साथ लाने के लिए करना चाहते हैं कि मतलब उनके जो भी बुद्धि है, जो भी सोचने की शक्ति है या कुछ है पढ़ने में, वो भी उन्हीं के बराबर आ जाएँ। तो उनके लिए हम क्या करेंगे? तो उनके लिए हमें ये करना होगा कि उनके अधिगम के कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करना। वो जो 4 बच्चे हैं तो उनके वो अधिगम क्यों नहीं लर्निंग कर पा रहे हैं। सो उनके अधिगम के कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करना कि उनकी लर्निंग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कौन सा क्षेत्र जो है, कौन से क्षेत्र में वो कमज़ोर हैं, और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। जो उनके लिए ठीक है तो उनके लिए सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना, जिससे बच्चे क्या हैं, उन्हीं के समान आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 है, कहने के एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में से कौन सा सही तरीका है? हम चाहते हैं कि एक परफेक्ट, एक प्रॉपर पेपर, जो भी हमारा प्रश्न पत्र है, क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए कौन सी स्टेप्स को यूज़ करना होगा क्रम से। तो क्रम से कौन सा तरीका होगा, सही होगा? तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम प्रश्न पत्र का डिज़ाइन तैयार करेंगे, फिर ब्लूप्रिंट तैयार करना है। सबसे पहले एक प्रश्न पत्र का डिज़ाइन तैयार करेंगे, किस तरीके से हमें प्रश्न पत्र बनाना है, ठीक है। फिर उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करना है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट ब्लूप्रिंट तैयार करना है। फिर क्या करेंगे, उस पर प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना। प्रश्न लिखना, फिर क्या करेंगे, हम उनका प्रश्न लिखेंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे, उनको अंक देंगे। अंक योजना लिखना, किसमें कितने अंक देने होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 है। यहाँ पे कहना है कि कक्षा के अनुभाग ए को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, कक्षा अनुभाग, जैसे सेक्शन ए लिख लीजिए, यहाँ पे सेक्शन बी लिख लीजिए, ठीक है। तो सेक्शन ए को जो है वो मल्टीमीडिया तरीके से पढ़ाया गया है। किस तरीके से? मल्टीमीडिया तरीके से। मल्टीमीडिया, जिसमें ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग किया गया, ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग किया गया। और बी को जो पढ़ाया गया है वो ग्रीन बोर्ड पर, जो ब्लैक बोर्ड होता है, ठीक है, ग्रीन बोर्ड होता है, उस पर बच्चों को आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। इसके बाद में ये पाया गया कि अनुभाग ए के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया है। जो ऑडियो विजुअल एड से पढ़ाया गया, जैसे कि उनको जो था, जैसे कि आप लोग जो मूवीज़ देखते हैं तो क्या होती है, उसमें आवाज़ भी होती है, वॉइस भी होती है, और क्या होती है, वीडियोस को जो देखते हैं हम, क्या मतलब देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो इस तरीके से जो बच्चों ने पढ़ा तो उनको अच्छे से वो टॉपिक समझ में आ गया। लेकिन बच्चों ने जब ग्रीन बोर्ड पर पढ़ा, वैन आरेख की मदद से पढ़ाया गया, तो वो उनको अच्छे से तरीके से समझ नहीं आया। तो क्या कह रहे हैं कि ऐसा होने का कारण ये हो सकता है कि
ऐसा होने का कारण क्या हो सकता है? तो ऐसा होने का जो कारण है वो ये है कि सिर्फ दृश्य सामग्री जो हमारा ऑडियो विजुअल एड्स है वो बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करता है। जो ऑडियो विजुअल एड्स से बच्चों को पढ़ाया गया वो उसमें जो थी बच्चों की सभी इंद्रियों को शामिल कर लिया गया, जिससे वो उनको अच्छे से प्रकरण समझ आ गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कक्षा में पोषण प्रकरण को परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को मतलब कैसे बताना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कक्षा में पोषण यानी जो न्यूट्रिशन होता है उसको प्रकरण को हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करने के लिए अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, विद्यार्थी को अपने टिफिन बॉक्स को क्या करना चाहिए, खोलने के लिए कहना चाहिए और उसकी सामग्री जो भोजन बच्चे लेकर आए उसे देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को उस पर क्या करनी चाहिए, व्याख्या करनी चाहिए। उसकी क्या करना चाहिए, व्याख्या करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर हमारा है 89। कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, शामिल करना यानी कि इंगेज खोजबीन करना, शामिल करना, इंगेज शामिल करना, खोजबीन करना, व्याख्या करना, विस्तार करना और मूल्यांकन करना, एवेल्युएट करना। विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण ईएस हैं। क्या है, 5 महत्वपूर्ण ईएस है। तो अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियों की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थी को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहती है। कौन कौन सी गतिविधियां करने के लिए कहती है? तो ये क्या कहती है यहाँ पे, बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती गीले कपड़े में रखें। 2 दिनों बाद क्या करें, बीजों का अवलोकन करें और आए परिवर्तनों को रिकॉर्ड करें। पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्यपत्रक वर्कशीट को काम करें। तो कि शिक्षक द्वारा दी गई उपयुक्त गतिविधियों में से इन 5 में से कौन से शामिल नहीं होते हैं? तो ऊपर जो गतिविधियां दी हैं उनमें से कौन से 5 शामिल नहीं होते हैं? तो इसमें यहाँ पे कह रहे हैं कि शिक्षक द्वारा दी गई उपयुक्त गतिविधियों में से इन 5 में से कौन शामिल नहीं होते हैं? तो ऊपर जो गतिविधियां दी हैं उनमें में से कह रहे हैं कि जो 5 ES थे वो शामिल नहीं होते हैं। कौन से नहीं होते हैं? हमारा एक्सप्लेन, और जो हमारा क्या है, एक्सप्लेन नहीं होता, और दूसरा जो है हमारा जो है कौन सा इसमें नहीं होता है हमारा, ये वाला, इसका आंसर क्या है, इंगेज और एक्सप्लोर। इंगेज का मतलब जो हमारा था क्या था, शामिल करना, और दूसरा जो था एक्सप्लोर जो है मतलब खोजबीन करना। तो इन दोनों को शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 है और लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद उनको पढ़ा दिया, उसके बाद क्या होगा, विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। मतलब उन्हें पहले टॉपिक पढ़ा दिया गया, फिर उसके बाद जो था वो प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को कहाँ ले जाया गया, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। ये डैश में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। तो जब उनको जो है पहले टॉपिक पढ़ाया, जैसे कभी आप लोग कंप्यूटर सीखते हैं तो पहले क्या होता है, थ्योरी पढ़ा दी जाती है, बाद में प्रैक्टिकल कराया जाता है। ठीक इसी तरीके से इसमें उन्होंने क्या है, तो पहले तो उन्हें टॉपिक पढ़ा दिया, फिर बाद में क्या करते हैं, उनको रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। तो ये क्या करेगा, बच्चे उसको बारे में पहले पढ़ चुके हैं, फिर उसके बाद नेचुरल तरीके से देख रहे हैं उसको, मतलब वास्तविक रूप से देख रहे हैं। तो इससे क्या होगा, विद्यार्थियों में क्या है कि सहायता करेगा। तो ये विद्यार्थियों तो कक्षीय अधिगम की वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ना। जो कक्षा में अधिगम उन्होंने सीखा था, अधिगम उनको क्या करेंगे, वास्तविक जीवन की स्थितियों के साथ क्या करना, जोड़ना कहलाता है, जोड़ने में सहायता करेगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप इसका PDF चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।